गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो अब हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे थे और इस लैंग्वेज में हमने एक चीज समझी। देखो जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब लेटर्स को पढ़ते गए, फिर वर्ड आए, वर्ड को हमने सीखा, वर्ड के बाद में फ्रेज आई, फ्रेज को हमने सीखा, फिर इसके बाद में क्लोज आई, क्लोज को हम एनालिसिस कर चुके हैं, फिर सेंटेंस आया और सेंटेंस के बाद में हमने यहाँ से हमारी जो फंक्शनल ग्रामर है वो स्टार्ट हो गई। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ सेंटेंस के बिना हम लैंग्वेज में कुछ नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस से ही हमारी लैंग्वेज की एक्यूरेंसी स्टार्ट होती है, यानी एक्यूरेट सेंटेंस मेकिंग किस प्रकार से हम कर पाए और उस मैकेनिज्म को कैसे समझ पाए उस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखो यहाँ क्या होता है, देखो हमारे पास में जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या रोल होता है और उनको किस सीक्वेंस में लिखे, किस पहले तो समझते हैं। देखो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग, उनका कंप्लीट मीनिंग हो और किस सीक्वेंस से लिखे वह हमें कौन बताता है, सिंटेक्स बताती है, हमारी ग्रामर बताती है। इस प्रकार से देखो कोई सा भी सेंटेंस का पार्ट हो, इसके सारे जो 5 सेगमेंट्स होते हैं SVOCA, हमने उसकी चर्चा की है। S से हमारा मतलब क्या है बोलिए, B से हमारा मतलब क्या है, O से क्या है और C से और A से, ठीक है। देखो अब हमारे सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन सी चीज आ सकती है, किसको आगे लिखना है, किसको कहाँ लिखना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, मेन वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट का मेन वर्ब में क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों को लेकर हमने चर्चा की है। जो ये हमारी वर्ब जो हमारी यूनिट थी हमने उसमें इसके बारे में चर्चा की है। हमने एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लिया है कि एडजेक्टिव क्या काम करते हैं। उसके साथ हमने नाउन को डिस्कस किया है, नाउन क्या काम करती है। टेल मी एनीबॉडी व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अ नाउन इन ए सेंटेंस। कोई मुझे बताइए एक वाक्य में नाउन का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। सब्जेक्ट हो सकती है नाउन, ऑब्जेक्ट हो सकती है और नाउन एडजेक्टिव भी बन जाती है। जैसे अपन बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो हम बोले कि कोटा यूनिवर्सिटी, तो कोटा क्या है, कोटा प्रॉपर नाउन है और यूनिवर्सिटी से पहले आई है, तो क्या अर्थ हुआ, यूनिवर्सिटी का क्या बना, कोटा क्या बना, एडजेक्टिव बना। इंडियन फार्मर, तो देखो इंडियन फार्मर नहीं समझे, तो इंडियन क्या हुआ, भारतीय, और फार्मर उसके साथ जुड़ा हुआ तो इंडियन ने क्या काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। तो देखो सेंटेंस में हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं अब वो सारे के सारे हमने जाने हैं। हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं, फिर वो सीखने और सिखाने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत इजी है, मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं। देखो कहां पर क्या चीज होती है, उसको आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी बेसिक पहले से तैयार करवा दूं। देखो ये हमारे पास में सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस क्यों है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका कंप्लीट मीनिंग है ना। इज राइटिंग अ लेटर, तो देखो ये हमारी वर्ब हुई। देखो वर्ब में क्या हुआ हमारे पास में, एक तो हेल्पिंग वर्ब आई और एक मेन वर्ब आई। वर्ब के ठीक आगे क्या होगा, वर्ब के ठीक आगे, देखो ये नहीं पूरा पोर्शन हमारा वर्ब है, तो वर्ब के ठीक आगे सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद क्या आएगा, यहां पर हमारे लिए देखो 3 चीजें आ सकती है, यानी O, C और A, ये सारी चीजें आ सकती हैं। बट हम देखो इनको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीज समझते हैं। ये समझने वाली चीज है। अब आप देखो सब्जेक्ट और वर्ब तक तो पहुंच गए, अंडरस्टूड, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले क्या देखनी है सेंटेंस की, वर्ब। वर्ब के ठीक आगे क्या होगा, एक वर्ड हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, अंडरस्टूड। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसा ऐसा बोल दिया जाए कि द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, तो कितने बड़ा होगा, इज नॉट प्रेजेंट टुडे। तो एक मेरे कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट के जगह पर एक वर्ड हो सकता है, एक नाउन हो सकती है, एक प्रोनाउन हो सकता है, बट एक नाउन फ्रेज हो सकती है। बड़े यानी बहुत सारे सेंटेंस वर्ड्स भी हो सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। इसमें चीज को समझ गए आप। हम देखो कंफ्यूज क्या होते हैं, OCA यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडरस्टूड। देखो इसको समझते हैं। अब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट निकाल लिया, वर्ब निकाल ली, और वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट, क्या। अगर क्या और किसे
समझ रहे हो मेरी बात? क्या और किसे, अगर इसका आंसर ये वर्ड दे दे जो वर्ब के ठीक बाद आया है, वापस मेरी बात रिपीट करता हूं, वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे क्या अथवा किसे, अगर उसका जवाब ये वर्ड दे दे तो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, कोई परेशान नहीं है ना? अब सुनो, जैसे अब मैं ये लिख रहा हूं, से ही लिव्स इन कोटा, ये साहब मैंने लिख दिया। हमारे पास में वर्ब क्या है? ये वर्ब है और ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम इस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो रहता है, क्या रहता है, ये पूछे या कहां रहता है? कहां। तो जो कहां, कैसे और कब, समझ रहे मेरी बात, और क्यों, अगर इनका जवाब दे दे वो क्या होगा? वो एडवर्बियल। बोलो एडवर्बियल। एक बार फिर से बोलिए, सुनने में नहीं आया, बोलिए। कब होगा? सेंटेंस का वह पार्ट जो कब, कहां, कैसे और क्यों का जवाब दे दे, क्या होता है? एडवर्बियल। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन नहीं। सेंटेंस का वह पार्ट क्या और किसे का जवाब दे दे, क्या और किसे का जवाब दे दे? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो हमारी ग्रामर क्या बोलती है कि ऑब्जेक्ट को वर्ब के ठीक बाद बिठाओ साहब, ऑब्जेक्ट को वर्ब के ठीक बाद बिठाओ, यही तो बोलती है ना। और उसके बाद में क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? बोलो एडवर्बियल। वो कौन से वर्ड्स होंगे जो क्या, बोलो कहां, कब, कैसे और क्यों का जवाब दे दे। पूरी बात समझे नहीं समझे? समझ में आ गई बात? अब देखो सुनो, आप ऑब्जेक्ट समझ गए, इनको आप नोट कर सकते हो। ही इज राइटिंग अ लेटर, नोटबुक में नोट कीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं। हो गया? यहां से इरेज कर इसको। ओ देखो, अब हम कुछ और चीजों पर डिस्कस करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स और सेंटेंस लिखकर आपको मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए सुनो, वी सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो, मैंने अभी आपको सेंटेंस एनालिसिस क्यों लेकर चर्चा कर रहा था, इसके ठीक बाद हम प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसकी वर्ब कौन सी? टेल मी एनीबॉडी। सेलेक्टेड, ये वर्ब है। मैंने आपको बताया, क्या बताया? वर्ब के ठीक आगे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसको आगे रखेंगे। अब हम इस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, किससे या क्या? वी सेलेक्टेड किसे? हिम। तो हिम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। समझ गए? अब सुनो, देखो सुनो, ये भी समझ आएगी तुम्हारी बात। अब एक मिनट और समझना। अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने उससे मॉनिटर बनाया, ठीक साहब, मॉनिटर चुना, हमारा काम हो गया पूरा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, देखो सुनो यहां पर, कि मॉनिटर कौन बना भाई? ये बना या ये बना? सही बताओ, फिर सोचो, मॉनिटर कौन बना? अरे भाई, मॉनिटर, वी सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर, तो मॉनिटर कौन बना? हिम बना। तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। समझ रहे मेरी बात?
तो ये क्या है, किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में और कुछ जानकारी दे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं? जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब सुनो, जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूं, ही इज अ टीचर। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब इसको रीड कीजिए। ही इज अ टीचर, ये हमारी वर्ब है, ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, अ टीचर यहां पर लिखा हुआ है। अब ये समझने की कोशिश करो आप कि यहां पर टीचर कौन है भाई? ये है ना। तो ये क्या कर रहा है काम? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, समझ गए? तो ये क्या हुआ? ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ, बट ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ, तो हमने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड्स या वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कोई कंफ्यूजन? कॉम्प्लीमेंट देखो समझिए, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में और कुछ बताने वाले वर्ड या वर्ड्स होते हैं। समझ में की बात? समझ गए? कॉम्प्लीमेंट टू टाइप का होता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जो सब्जेक्ट की बात करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की बात करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। काम खत्म। अब आप समझ गए ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलिए, ऑब्जेक्ट वर्ब से क्वेश्चन करना है क्या और किसे, जो जवाब आए वही ऑब्जेक्ट। ठीक है बात? और एडवर्बियल क्या होता है? सेंटेंस का वह पार्ट जो कब, कहां, कैसे और क्यों का जवाब दे। अंडरस्टूड? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और कुछ बताए। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है साहब। अब देखो, हमारी इंग्लिश में बोलती कि SVOCA लिखिए साहब आप सेंटेंस में जब भी लिखते हो। अब देखो, एक चीज और समझनी पड़ी यार, एक चीज और समझते हैं अपन। देखो, आपने बता दिया कि सर ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, वो समझ गया। अब देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, माय अंकल गिव मी अ वॉच। मेरे चाचा ने मुझे एक घड़ी दी। कोई समस्या नहीं? बताइए, सेंटेंस की एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी वर्ब कौन सी है? ये वर्ब है, ये वर्ब हुई। ये कौन है भाई? सब्जेक्ट। और ये कौन है? मेरे चाचा ने घड़ी दी किसे? मुझे। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब और क्वेश्चन करो, मेरे चाचा ने मुझे क्या दिया? घड़ी। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस मी के बारे में और कुछ बता रहा हो? बता रहा है क्या? मी के बारे में और कुछ बता रहा है क्या? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है क्या? नहीं, ये एक अलग ही वर्ड है जो ऑब्जेक्ट की तरह है। अब बताओ साहब, हमारे पास में ऑब्जेक्ट भी दो हो गए, बड़ी विडंबना हो गई, तो समस्या हो गई। अब सुनो, कोई नो प्रॉब्लम। देखो, इनको समझते अपन। यहां पर दो ऑब्जेक्ट अगर एक सेंटेंस में दो हैं तो उनके नेम होंगे या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? क्या होंगे नाम? बोलिए। एक बार फिर से बोले, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है। ओके, आई फील यू आर एनर्जेटिक। ओके, देखो सुनो, यहां पर आपने समझा होगा। देखो सुनो, एक चीज तो बिल्कुल सामने है, डायरेक्ट। सुनो, अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे रख दिया, अब बोलिए साहब इसका हिंदी में मीनिंग निकालिए आप। माय अंकल गिव वुड। पूरा अर्थ दे रहा है क्या? दे रहा है क्या? बोले दे रहा है क्या? तो ये बताइए, कौन सा पर्सन है? लिविंग है नॉन लिविंग है? मी कौन सा पर्सन है? लिविंग। अरे भाई, मी क्या होगा? जिंदा आदमी होगा। लिविंग है। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो और दोनों में से एक तो हो लिविंग, एक हो नॉन लिविंग, समझ गए? तो जो सुनना ध्यान से, सब ध्यान से सुनिए। जो लिविंग होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? और जो नॉन लिविंग होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब हैव यू एनी प्रॉब्लम? बताइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट? अब सुनो ये समझने की बात, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये इनडायरेक्ट हुआ ना भाई, लिविंग है ना। तो आई मीन मैं कहना चाहता हूं, अगर मैंने इसको ऐसे रख लिया, ये देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, आपने बताया मैंने नहीं बताया। अब मैंने इसको हटा दिया से, आप इस सेंटेंस का सेंस निकालते हैं, पूरा मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना, तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ। और अब देखो अब दे रहा है क्या? अब दे रहा है, अब दे रहा है ना पूरा सेंस। तो देखो इसका क्या अर्थ हुआ कि एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेसेसरी है। अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हो, तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट बताया। सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे बोलिए? वर्ब से पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, बट नाउन फ्रेज भी हो सकती है। नाउन फ्रेज, फ्रेज एनालिसिस आपकी अलग से क्लास होगी। अब ये समझिए बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ये क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज है। जो नाउन का काम करे वो फ्रेज, नाउन फ्रेज है। अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से हमारी क्लास होगी, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। फिर हमने वर्ब देखा, वर्ब जानते हैं हम, वर्ब कितनी टाइप की होती है? तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, ये भी काम खत्म। ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं समझ गए तुम? कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट को? याद दिला दो एक बार। वर्ब से क्या और किसे क्वेश्चन करेंगे, जो जवाब आएगा वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। एडवर्बियल कैसे निकालेंगे? सेंटेंस का वो पार्ट जो क्या नहीं, सॉरी, कब कहां कैसे और क्यों। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस वो लिखा आपको, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बोलिए? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे भाई? आप सुनो, देखो जैसे ये द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सबसे पहले हम इसकी वर्ब ढूंढते हैं, कहां है वर्ब? सब्जेक्ट बोलिए बर्ड्स। ये क्या है भाई? या तो ओ सी ए, इन तीनों में से एक ही होगा ना। ओ है क्या? है क्या? ओ नहीं है। ए है क्या? और सी नहीं है ना। तो आप समझ गए। जब भी हम लिखते हैं कभी, देखो आपके ये जो टॉपिक मैंने आपको थोड़ी सी देर में समझा दिया, ये आपके 5 मार्क्स का है। कहां पर? सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं है क्या? और इसी से आपको हेल्प मिलेगी कहां पर? वर्ब को करेक्ट, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वहां पर आपको इससे हेल्प मिलेगी। आप इसको बहुत अच्छी तरह समझिए। ये क्या पैटर्न है हमारा? SVOCA। अब देखो आपकी एक चीज समझ में आई होगी, जिसे आई लिव, आपसे पूछे कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो ही इज एट होम। एक वर्ड लिख दिया। अब इसके बाद में सुनो, माई होम इज अ बिग वर्ड। मैं आपको देखो एक वर्ड को उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। ही इज एट होम। आपसे पूछा कि वेयर इज योर फादर, तो क्या कहोगे आप? ही इज एट होम, मेरे पिताजी भी वो घर पे है, ये कहेंगे ना अपन। अब ये क्या है हमारी? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है भाई। क्यों? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में V1 प्लस ING होता, तो V1 प्लस ING नहीं है ना। तो ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ भाई? आराम से अपने आंसर निकालो। क्या हुआ ये? तो ये ए हुआ, और यहां देखिए ये हमारी वर्ब, लिख दो मैं। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। शाबाश, वेरी गुड। किसने कहा? वेरी नाइस, वेल डन भाई। ये कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो, क्योंकि एक घर के बारे में बता रहा है, एक बड़ा सा है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां तो इसने किसका काम किया? एडवर्बियल का काम किया, ठीक है। और यहां किसका काम कर रही है?
सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो सब्जेक्ट की जगह तीन चीज आ सकती हैं, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगी। तो यहाँ क्या काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। तो आई मीन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक वर्ड इंग्लिश में उसके सेंटेंस के यूज के अकॉर्डिंग अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करता है। मेरी बात को फिर से सुनिए, एक कोई भी वर्ड इंग्लिश में अपने यूज के अनुसार, बोलिए अपने यूज के अनुसार अपना रोल प्ले करता है, और वही के अनुसार, उसी के अनुसार उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड किए जाते हैं। अब यहाँ नाउन है, अब बताओ ये नाउन क्यों है? क्यों किसके आगे एडजेक्टिव आया हुआ है? माई क्या है भाई? माई, टेल मी एनीबॉडी। किन किन के अनुसार प्रोनाउन है? प्रोनाउन क्या काम करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। तो बताइए किसने, इसने किसको रिप्लेस किया? इसने क्या कि किसी को? जो नाउन से पहले आता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। ये पसेजिव एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन से बनता है, बट इसको पसेजिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो सुनो, अब इसके बाद हमारी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह प्रोनाउन को लेकर डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में। आप हमारे साथ में लाइव बने रहते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें। अब हम प्रोनाउन क्या क्या काम करते हैं और क्या होते हैं पहले हम समझते हैं। देखो, जो वर्ड नाउन को हटा दे, अब सुनो, जिसे आपने एक छोटी सी स्टोरी में आपको बताता हूं। आपने वो एक स्टोरी पढ़ी है एलिफेंट वाली, तो वो एलिफेंट क्या है? हम ऐसे बोलते हैं कि वंस देयर वाज एलिफेंट ही लिव्ड, ये बोला ना हमने। तो एलिफेंट लिव्ड इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट। एलिफेंट वेंट टू ड्रिंक वाटर इन द पॉन्ड। एलिफेंट वेंट थ्रू द मार्केट। तो कितने एलिफेंट लिखे जाएंगे? तो देखो, नाउन को हटाकर उसके रिपीटेशन को बचाने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? क्या होता है प्रोनाउन? ऐसे वर्ड जो नाउन के रिपीटिशन को बचने के लिए नाउन की जगह पर यूज होते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? फिर से बोल रहा हूं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। देखो, मैंने आपको एक स्टोरी बताई, हर सेंटेंस में हम द एलिफेंट लिखते जाते, द एलिफेंट, द एलिफेंट, द एलिफेंट। अच्छा लगता है, बुरा लगता? नाउन की डिफिनेशन क्लियर? क्लियर और इज नॉट क्लियर? टेल मी एनीबॉडी व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन? ऐसे वर्ड्स जो नाउन के रिपीटिशन को बचने के लिए नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, क्या कहते हैं उनको? डियर स्टूडेंट्स, हम आज प्रोनाउन को लेकर बात करने जा रहे हैं, और हमारे प्रोनाउन का क्या यूज है, किस प्रकार के एरर्स उनसे बनते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हम उनको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखिए हमारे साथ। देखो, प्रोनाउन क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। देखो गाइस, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं? देखो, अ वर्ड विच रिप्लेसेस, देखो रिप्लेस करता है किसको? अ नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब गाइस, हमारे सामने एक क्वेश्चन हो गया साहब, हम रिप्लेस ही क्यों करते हैं नाउन को? क्यों करते हैं? देखो क्यों करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, देखो, अवॉइड, टू अवॉइड ऑफ द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। क्या क्यों करते हैं? देखो, हम एक नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को बचने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार एक ही नाउन को लिखते जाएंगे तो वो क्या रिपीटेशन हो जाएगा, और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखो गाइस, जब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। आपने शायद ये नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया आपने? चलो मैं इरेज कर देता हूं उसको। ये आपने समझ में आ गई बात? क्या होते हैं प्रोनाउन? नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। देखो गाइस, हमारे पास में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो मैं देखते हैं कि इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों करते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये रिलेट्स अ पर्सन। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो कोई ना कोई किसी न किसी पर्सन से रिलेट्स करते हैं, संबंधित होते हैं। अंडरस्टूड? आई मैं पर्सन हूं, मेरे लिए आएगा, और हम सब मिलकर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो हम सब क्या हुए, हम सब की जगह पर वी प्रोनाउन है तो पर्सन से रिलेटेड है, तो ये पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखो हम यहाँ इनको लिख के देखता हूं मैं, बहुत इजी है, आप समझोगे कि सर ये तो हमें पहले आता था, लेकिन जो नहीं आता था हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। ये हमारे देखो सुनो, जब भी हम कोई ना कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, यह समझिए कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई से बात कर रहा हूं, मैं आई हूं, और हम सब मिलकर स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या है, वी हुए। अब तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ही स्पीकर हैं, यानी आई और वी बोलने वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अंडरस्टूड? बोले मेरे साथ, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। यू, अगर मैं अकेले लड़के से बात कर रहा हूं तो यू, एक लड़का हुआ, यदि मैं सिंगुलर से बात कर रहा हूं, बट यदि मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो आप प्लूरल हो। आई मीन ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और यहां पर देखिए, यहां पर आई सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये उसका प्लूरल है। अंडरस्टूड? अब देखो यू क्या है, यू लिसनर है, यू लिसनर है, और लिसनर क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। ये लिसनर है और लिसनर सेकंड पर्सन होता है। आप याद रखिए, प्रश्न हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो, हम बोलने वाले आई और बी बोलने वाले स्पीकर हैं, यू लिसनर है, और इसके बारे में बात कर रहे हैं वो कि ये सारे के सारे इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव हैं, यहां पर ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है। और इनएक्टिव जो पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए एक बार फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। देखो यहां पर यू है ना, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, बट यहां पर ये तीनों, ये सिंगुलर है और ये इन सबका प्लूरल है। इस तरह से हमने देखो हमारे 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, उनको लेकर चर्चा की। फिर से रिपीट करता हूं, आई और वी स्पीकर है, इनको फर्स्ट पर्सन कहेंगे। यू लिसनर है, इसको सेकंड पर्सन कहेंगे। और थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम बात करते हैं, ही सी इट दे, यानी कि वो यहां है नहीं, हमारे सामने है नहीं, तो उनको क्या कहेंगे, इनएक्टिव पर्सन कहेंगे। और इनएक्टिव पर्सन को ही थर्ड पर्सन बोलते हैं। सिंगुलर आई होता है और वी उसका प्लूरल होता है। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और ही सी इट दे, इनमें से ही सी इट सिंगुलर होता है और इन सबका प्लूरल दे होता है। इस बात को समझ गए आप? देखो यहां से हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे, ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब्जेक्टिव केस हैं। अंडरस्टूड? कौन से केस है, ये सब्जेक्टिव केस हैं। और जो सब्जेक्टिव केस होता है गाइस, वो वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्टिव केस क्या करता है, वर्ब से पहले आता है। नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं हम इसको नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं। आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम पर्सनल प्रोनाउन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं, रिलेट्स अ पर्सन, किसी न किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, संबंधित होते हैं। इनके 3 केस होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होते हैं। और ये स्पीकर होते हैं, ये लिसनर होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। इन सबको हम अभी जो मैंने आपके सामने फॉर्म लिखी है, ये इनकी कौन सी फॉर्म है, बोलिए कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। तो आई होप
आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम उसके पॉजिटिव केस के बारे में बात करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। आप इनको नोट कीजिए नोटबुक में। ये स्टूडेंट्स देखिए, देखो इनके केस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब्जेक्टिव केस है जैसा कि हमने अभी जाना, और यहां देखिए पॉजिटिव केस में दो प्रकार के होते हैं ये, यानी पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव से आप मीन समझिए कि इन सब के साथ कोई न कोई नाउन आएगी, ये बिना नाउन के नहीं आ सकते। अंडरस्टूड? इनके साथ में कोई न कोई नाउन आएगी, यानी कि बिना नाउन के इनको नहीं लिखा जा सकता। और ये सारे के सारे हैं, ये प्रोनाउन है, ये बिना नाउन के आएंगे। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर मैं ऐसा कहूं दिस हाउस इज माइन, तो मेरे कहने का अर्थ है ये घर मेरा है, और दिस इज माई हाउस ये भी कहूं तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, ये घर मेरा है। यानी कि यहां पर आपको माइन के साथ में नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जबकि आपको माई के साथ हमेशा नाउन लिखना होगा। इस चीज को समझ गए? देखो यहां कहां गलती करते हैं हम, इस वाली पोर्शन में क्या करते हैं, जब हम कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमसे ये गलती करवा देते हैं। इस प्रकार से हम लिख देते हैं, जबकि ये हमारी इंग्लिश में कोई वर्ड होता ही नहीं है, यानी यूर के बाद में अपोस्ट्रोफी प्लस एस कहीं पर भी नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको योर्स पढ़ते हैं और पूरा लिखा जाता है, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आती एस से पहले। अंडरस्टूड? एक तो ये गलती होती है। एक गाइस जब कंफ्यूज होते हैं यहां पर भी क्या देखो हम हमारी इंग्लिश में इस प्रकार की एक फॉर्म होती है, तो हम इसको इट समझ बैठते हैं, जबकि ये इट इज है या इट हैज होगा। अंडरस्टूड? ये होता नहीं है, ये होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इट और इज लिखा हुआ है या हैज लिखा हुआ है, और यहाँ पर इट्स जो प्रोनाउन होता है, पॉजिटिव केस होता है उसका, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, उन दोनों में कोई अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता, यानी यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिए। ये बिना नाउन के आते हैं, ये नाउन के साथ आते हैं, और गाइस ऑब्जेक्टिव केस है, हमेशा वर्ब के बाद आएगा। कहां आएगा? वर्ब के बाद आएगा। इनमें देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पुटअप किए जाते हैं और यहां बड़ी गलती कर देते हैं। अभी इन क्वेश्चंस को यानी किस प्रकार से हमें लिखना है, कहां पर क्या करना है, सही कैसे करना है, इनको इस चीज को लेकर मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और उनको हम डिस्कस करते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो हमें मुझे बताइए कि सर यहाँ पर क्या होगा। इन दोनों को याद रखेंगे, यहां पर गलती नहीं करेंगे। नोट कीजिए इनको। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हम उनको लेकर डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ देखिए ये हमारी वर्ब है। सबसे पहले हमें सेंटेंस में वर्ब देखनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, कोल्ड वर्ब है, तो वर्ब के बाद में ही आया। बताइए ये यहाँ गलत है ना, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होना चाहिए ना। अंडरस्टूड? वापस देखते हैं, वी हमारी वर्ब है और वर्ब से आगे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्टिव केस आया है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए ना, तो ही गलत है यहाँ पर, इसकी जगह पर हिम होना चाहिए। द टीचर टीचेज अस। अब देखो टीचेज अस, ये सेंटेंस सही है गलत है? सबसे पहले वर्ब ढूंढो, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, तो ये राइट हुआ। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर इस सेंटेंस में। देखो बिटवीन क्या है हमारे पास, आई होप फर्स्ट और सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो तो थंब अप करके मुझे साइन दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू, शाबाश, वेरी गुड, सही हुआ आपके। देखो यहां देखिए बिटवीन लिखा हुआ है। बिटवीन क्या है, देखो याद करो क्या है, थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालो। कौन बता रहा है, टेल मी एनीबॉडी। शाबाश, वेरी गुड। प्रीपोजिशन है सर, एस प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है कभी, तो देखो यहां पर नहीं आता, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सी यहां पर गलत होगा। और वैसे भी आप इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, मी के दोनों तरफ एक ही केस होना चाहिए, सॉरी एंड के दोनों तरफ एक ही केस होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, सी गलत है ना, इधर मी आ गया, तो इधर कौन, इधर तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ और इधर सब्जेक्टिव केस हुआ, जबकि दोनों तरफ एक ही टाइप का केस होना चाहिए। और वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, न कि
सब्जेक्टिव केस, तो यहां पर सी की जगह क्या होगा, हर। अब देखो ही लाइक्स, ये हमारी वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ। अब देखो वर्ब, जितनी वर्ब होगी उतनी ढूंढेंगे, ये वर्ब हुआ तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और द वर्क्स यानी कोई कार्य, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो गाइस यहां पर दो क्लोज आ गए हमारे पास में, ही लाइक्स, तो ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ, और ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर आई ही करेक्ट होगा, न कि मी। अंडरस्टूड, हर क्लोज का सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में ही होगा। अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, यहां पर दो क्लोज, इसलिए इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ही और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हुआ। आई नोट सी, देखो यहां देखिए आप, आई नोट सी, अब सी एक्टिव है या इनएक्टिव है, यहां सी का कोई रोल नहीं है, में वह नहीं, केवल में। तो देखो आई के अनुसार वर्ब आना चाहिए ना, कि सी के अनुसार, तो यहां ये वर्ब गलत है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आई के लिए एम। अंडरस्टूड, फिर मैं बात को दोहराता हूं, आई नोट सी, में केवल अकेला, वो नहीं, तो क्या सब्जेक्ट क्या हुआ, आई भी, तो आई के अनुसार आर गलत है ना, यहां पर ए आना चाहिए। इस टाइप से हमारे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, आप इनको ध्यान से समझिए, और कोई भी डाउट्स हो उसके लिए कमेंट्स कीजिए। मैं इनको इरेज कर देता हूं, शायद आपने नोट कर लिए होंगे। अब प्रोनाउन की जो सेकेंड टाइप होती है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उनको लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो वो दूरी बताने वाले होते हैं, दूरी यानी टाइम एंड फार, फार एंड टाइम को बताते हैं, फार एंड टाइम, ठीक है, ये समझ गए। अब ये कौन से प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या बताते हैं, या तो दूरी बताते हैं या टाइम बताते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो दिस होता है, ये क्या है, ये नियर के लिए आता है, ठीक है, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है वो दीज होती है, और ये भी नियर के लिए आता है, समझ गए। दिस की प्लूरल फॉर्म दीज। एक डेट होता है, डेट होता है, डेट क्या करता है, डेट फार के लिए आता है, और इसकी प्लूरल फॉर्म दोज होती हैं, ये भी फार के लिए आता है, यानी दूरी बताने के लिए आते हैं। इस प्रकार से देखो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझते हैं हम कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ये फार एंड टाइम बताते हैं, ये तो दूरी बताते हैं, समय बताते हैं। दिस ये नियर के लिए आता है, और इसकी प्लूरल फॉर्म दीज होती है। डेट फार के लिए आता है, इसकी प्लूरल फॉर्म दोज होती है। अगर मैं ये कहूं जो चीज मेरे पास है उसके लिए कैसे बोलूंगा, दिस इज माई चौक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई टेक्स्ट बुक, दिस इज माई नोटबुक, दिस इज माई बैग। बट अगर मैं दूर के लिए बोलूं, दैट इज योर नोटबुक, दैट इज योर टेक्स्ट बुक, समझ गए। दिस इज माई स्कूल, दैट इज योर स्कूल। तो देखो दूरी बताने के लिए डेट और दोज का यूज करते हैं, और नियर बताने के लिए, नजदीकी बताने के लिए दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कीजिए, कोई भी डाउट्स हो उसके लिए क्वेश्चन कीजिए।